CDP क्लास 37। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर आप कर देंगे, ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए इसी बात पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा एक जो है वो सिद्धांत नहीं है। किसका? विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं और मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, एक बार सर्च करके पढ़ना थोड़ा सा। इनमें से कौन सा एक सिद्धांत नहीं है डेवलपमेंट का, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, यानी कि अपेक्षाकृत रूप से एक क्रम में होता है, एक ऑर्डर में होता है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब धीरे धीरे समय के साथ ये चलता रहता है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, यानी जन्म के समय ही सुनिश्चित हो जाता है कि विकास किस तरह से होगा। कंप्लीटली पता होगा आपको कि कौन क्या बनेगा, कैसे डेवलप होगा, ये पॉसिबल नहीं है। फिर तो हम मतलब मशीन्स बन जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आकस्मिक भी होती हैं और जिनको आप प्लान नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इंटरेक्शन होगा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। कोई कैलकुलेशन नहीं है कि जन्म के समय ही निश्चित कर दिया जाए कि भैया ये तो ये बनाएगा बड़े होकर के, या इसके अंदर ये आगे समस्याएं आ सकती हैं, या ये चीज बहुत अच्छी होगी। कुछ हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, बट एग्जैक्ट नेचर हम नहीं डिफाइन कर सकते कि एग्जैक्टली यही होगा इसके साथ, या ऐसे ही विकसित होगा बच्चा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, फिक्स नहीं है हर किसी के लिए। इंडिविजुअल्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ये बात सही है कि अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग रेट पे डेवलप होते हैं। एक बच्चा 9 महीने में चलेगा, दूसरा हो सकता है 11 में चले। ठीक है बात। तो आंसर सी फॉर चूहा, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो सी ऑप्शन है ना। सटीक तरीका या विकास की जो सटीक प्रकृति है उसका निर्धारण संपूर्ण रूप से नहीं हो सकता जन्म के समय, हम कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं, समय के साथ वो भी। ठीक है बात। ऑर्डरली होता है, रैंडम चेंजेस को हम विकास में काउंट नहीं करते। रैंडम मतलब कुछ भी आकस्मिक परिवर्तन हो गए किसी बीमारी या किसी वजह से, उनको हम विकास में काउंट नहीं करते, उनको डेवलपमेंट नहीं कहते। ऑर्डरली एक सीक्वेंस में जो चेंजेस हैं उनको हम डेवलपमेंट में शामिल कर रहे हैं। ठीक है बात, यहां तक की बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मजे से डिस्कशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल मैं स्पीड अपनी थोड़ी कम ही रखूंगी ताकि एनर्जी बनी रहे। आज 15 मिनट बैठी मैं और 15 मिनट में ऐसा लगा कि एनर्जी चली गई है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आज एक क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग जानने को मिलेगा एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा के विषय में कौन सी एक बात केंद्र में है, मध्य में है, यानी मेन पॉइंट क्या है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, जिसके बारे में जॉन डुई बात करते हैं। उन्होंने लैब स्कूल्स खोले थे, है ना। बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, कि मतलब हर बच्चे की क्षमता में या उसकी एबिलिटी में या उसके अंदर जो पोटेंशियल है, आगे संभावना है, उसमें आपका विश्वास होना। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, यानी सबको एक जैसी इंस्ट्रक्शन दे दो, पूजा चंद्रा जी हैप्पी बर्थडे। फिर है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स, यानी बाय अभिप्रेरणा और समान मूल्यांकन पैरामीटर। या फिर डी ऑप्शन है आपका टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग, यानी किताब को मध्य में रखो और उसी से पढ़ा दो बस आंख बंद करके। तो इस आंसर होगा बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, यानी बाल केंद्रित शिक्षा हो, चाहे वो प्रगतिशील शिक्षा हो, एक बात को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चा सेंटर है। एक्टिविटी करके, कोऑपरेशन करके, सहयोग करके उसको सिखाया जाना चाहिए। और 3 चीजों का ये ध्यान रखते हैं। वो 3 चीजें कौन सी हैं कि बच्चे के अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है, बच्चे के अंदर, एक सेकेंड, बच्चे के अंदर इनेट कैपेबिलिटी है, सीखने की आंतरिक क्षमता है, वो जन्म से क्षमता लेकर के पैदा होता है और वो सीख सकता है। ठीक, तो इनेट कैपेबिलिटी है बच्चे में। दूसरा एक पॉइंट जिसको ये मानते हैं चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाले, बच्चा बाय नेचर क्यूरियस है, जन्मजात जिज्ञासु है, वो जिज्ञासा उसके अंदर है, वो बात अलग है, हम ही उसकी जिज्ञासा को खत्म कर देते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको डांट लगाते हैं, घर की दीवारों पर पेंसिल चलाता है तो हम उसको डांट लगाते हैं, है ना। तो इनेट कैपेबिलिटी है, क्यूरियोसिटी है, मैंने आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में समझाया हुआ है। अब मैं दिमाग पे जोर डालने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, नहीं तो याद तो आ ही जाएगा, है ना। तो 3 चीजों के बारे में बात हुई थी कि बच्चे के अंदर आंतरिक क्षमता होती है सीखने के लिए, और वो क्यूरियस है, और भी एक तीसरी कोई चीज थी, आई थिंक क्रिएटिव ही है, देखा जाएगा। कमेंट करके बताना क्या है वो तीसरी चीज जिसको आधार मानते हैं कौन, प्रोग्रेसिव स्कूल वाले, कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करके, एक्टिविटी करके सीखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जॉन डुई ने बात की है। जॉन डुई क्या थे? एक प्रैग्मेटिस्ट थे, प्रयोजनवादी थे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 है कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब
एक समावेशी कक्षा में सहकारी शिक्षण यानी सहयोग करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, किस तरीके से, या पीयर ट्यूटरिंग मतलब जो बच्चे हैं आपस में एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं एक दूसरे से, इस चीज को हमें क्या करना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम जहां हर तरह का बच्चा है, एक स्पेशल बच्चा भी है जिसको कुछ समस्या है, एक नॉर्मल बच्चा भी है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो स्पेशल नॉर्मल दोनों तरह के बच्चे हैं, उसमें गिफ्टेड भी आ जाएगा आपका, क्रिएटिव भी आ जाएगा, स्लो लर्नर भी आ जाएगा, हर तरह के बच्चे उसमें आ जाएंगे। आंसर करो एक बार। डी शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड। एग्जैक्टली भाई, कोऑपरेटिव लर्निंग को तो हमें हमेशा बढ़ावा देना है कि बच्चे एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को पढ़ें। पीयर ट्यूटरिंग हम कितना यूज करते हैं, आप लोग भी अपने दोस्त अगर आसपास रहते होंगे, आजकल तो लोग जूम पे पढ़ लेते हैं, तो मिल करके एक डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। क्या है, पीयर ट्यूटरिंग हो गई, है ना, एक दूसरे से सीख रहे हैं हम। तो इस चीज को हमेशा प्रमोट किया जाना चाहिए कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें बजाय कि कॉम्पिटिशन में पढ़ने के। ठीक हो गई बात, यहां तक की क्लियर हो गई। माय फर्स्ट क्लास, धन्यवाद भाई जो लोग भी पहली बार जुड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो एक बार। द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि आपके अंदर किस चीज की क्षमता, एबिलिटी किस चीज की, ओरिजिनल यानी मौलिक, और डाइवर्जेंट सॉल्यूशन, डाइवर्जेंट मतलब दिशाओं में विभिन्न अलग अलग तरह के अपसारी जो समस्या के समाधान हैं किसी समस्या को लेकर के। एक बच्चा है जिसके अंदर मौलिक आइडियाज आते हैं, उसको उसके सामने प्रॉब्लम रखो, वो एकदम अलग तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। जैसे आप मुझे भी अगर प्रॉब्लम देंगे स्पेशली लाइफ से रिलेटेड, तो मेरी कोशिश रहती है कि एक पर्सपेक्टिव आए, उस पर एक नए तरीके से सोचा जाए, है ना। तो इस केस में डाइवर्जेंट, ये ऐसे इसको कहते हैं नार्सिसिज्म, है ना। बताओ एक बार, ओरिजिनल और डाइवर्जेंट सॉल्यूशन ढूंढ पाए बच्चा यदि किसी प्रॉब्लम का, तो ये किस तरह का बच्चा है, इसका ये विशेषता किसकी है जो ओरिजिनल और डाइवर्जेंट थिंकिंग में सोच पाते हैं। इंपेयर्ड चिल्ड्रन, जिनको कुछ समस्या है, क्रिएटिव चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, या ईगो सेंट्रिक चिल्ड्रन। आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली आंसर होगा सिंपल, क्रिएटिव चिल्ड्रन। यानी कि क्रिएटिव का मतलब क्या है, रचनात्मक बच्चे। देखो क्रिएटिव जो है वो दिशाओं में सोचेगा, मल्टीपल सॉल्यूशन सोचेगा, ओरिजिनल सोचेगा। और क्रिएटिविटी के मैंने कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाए हुए हैं, एलिमेंट्स पढ़ाए हुए हैं, क्रिएटिविटी के तत्व जो हैं 4। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग के कुछ हमने 4 एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं, 4 एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। बताओ एक बार कौन सा है, तो शायद आपको याद होगा, ना भी हो तो भी याद कर लीजिए। FFOE। FFOE क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मल्टीपल सॉल्यूशंस आप सोच पाए, मतलब फ्लेक्सिबल हो, रिजिड ना हो आप, किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीके पर ना अटके, अलग अलग तरीके को आप अपना सकते हैं। फ्लुएंसी है नंबर ऑफ थॉट, नंबर ऑफ आइडियाज आपको बहुत तेजी से आते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही थॉट एक ही तरीके से आप सोच पा रहे हो। ओरिजिनल मतलब मौलिकता होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी को नकल मार दिया आपने, संडे वार्ता चलता था तो संडे बात से लेकर के और सब चला दिया, वो नहीं। इसके अलावा इलेबोरेशन की बात करें अगर हम, तो इसमें फिर हम देखते हैं कि आगे इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और इसका यूज क्या से क्या हो सकता है, देखते देखते। ठीक है, बात आगे बढ़ेंगे, इसको कहते हैं पीजे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। देखो एक बार, क्वेश्चन था कि मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग पे बहुत जोर है। ऑब्वियसली मीनिंगफुल मतलब जिससे कुछ अर्थ निकल सके, आप जोड़ सके जीवन से। ऐसा ना हो सिर्फ रोट मेमोराइजेशन, रट लिया हो आपने चीजों को। रोट मेमोराइजेशन इज ऑफ नो यूज, उसका कोई मतलब नहीं है, और हम रोट लर्निंग पे ध्यान नहीं देते, रटने पे फोकस नहीं करते, मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस करते हैं। और मीनिंगफुल लर्निंग ना सिर्फ रिपीटेशन और रिकॉल से आएगी, मीनिंगफुल लर्निंग एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट अ प्रॉब्लम, बात तो ठीक है। कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, बात इसमें भी ठीक है। बात आ रही है डज नॉट की, अगर किसी ने पढ़ने की कोशिश की हो, है ना, तो आंसर आएगा फिर इसका सिंपल एक ही आंसर आएगा, ए ऑप्शन। सिर्फ रिपीट करने से और रिकॉल करने से रटना होता है, जरूरी नहीं है कि वो अर्थपूर्ण अधिगम हो। आपने 4 चीजें रट तो ली, लेकिन जरूरी नहीं है आपको पता हो कि वो कहां से आई हैं सच में और उनका मतलब क्या है। ठीक हो गई बात, यहां तक की बात क्लियर या नहीं, है ना। तो एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स के बारे में भी बात करेंगे, एक क्वेश्चन आएगा अगर प्रोबेबली। ठीक, मल्टीपल वेज से भी अच्छा रहता है, एग्जांपल नॉन एग्जांपल से भी लर्निंग मीनिंगफुल बनती है। भाई मैं अगर आपके साथ एग्जांपल्स का प्रयोग करूं तो आप जोड़ पाएंगे उस चीज से कि इसका मतलब क्या है। हम प्याजे पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, सिर्फ 4 स्टेजेस नहीं रटनी। ठीक, नई नॉलेज को पुराने ज्ञान से जोड़ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर पाना चीजों को। इन अ प्राइमरी क्लासरूम आवर टीचर शुड, एक प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए या क्या करना चाहिए।
सिर्फ नॉन एग्जाम्पल्स को यूज करे, बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, नॉट गिव एनी एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, या फिर सिर्फ ही एग्जाम्पल्स दें। अब नॉन एग्जाम्पल नहीं पता होगा तो आप यहां परेशानी में आएंगे। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। बी ऑप्शन, बी मतलब गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। बिल्कुल। अब अगर हम समझना चाहें, भाई उदाहरण भी देना चाहिए और गैर उदाहरण भी। उदाहरण क्या है? उदाहरण है कि पियाजे ये कहते हैं लैंग्वेज के बारे में, लेकिन वाइगोस्की इसी चीज के बारे में, ईगोसेंट्रिक थॉट के बारे में कहते हैं कि ये प्राइवेट स्पीच है और इससे डायरेक्शन मिलती है बच्चे को। ये नॉन एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल होता है उस चीज से रिलेटेड सिमिलर चीजें बताना, नॉन एग्जाम्पल है उसके कॉन्ट्रास्ट में कुछ डिफरेंस उससे क्रिएट हो, उसको बताना ताकि क्लैरिटी आ सके। तो एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स दोनों को यूज किया जाना चाहिए पढ़ाने के लिए, ताकि आपका जो समझ है वो बेहतर हो सके। एग्जाम्पल्स ढूंढना आसान होता है, नॉन एग्जाम्पल्स कंपैरेटिवली थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं कई बार, जैसे मैंने अभी आपको ये उदाहरण दिया है ना। तो एग्जाम्पल्स आप जानते हैं सिमिलैरिटी के लिए यूज होते हैं। भाई मैंने कुछ बताया तो मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मतलब इसके ही जैसा मैं कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी, है ना। और अगर मैं बात करूं नॉन एग्जाम्पल की, तो यहाँ डिफरेंस होगा, यहाँ कॉन्ट्रास्ट में होंगी चीजें, अंतर होगा इस चीज से रिलेटेड, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया उससे डिफरेंट ये चीज होगी, ताकि आप डिफरेंस मेक कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आपने सर्कल पढ़ा तो ये हुआ फॉर एग्जाम्पल, मैंने सर्कल के कुछ एग्जाम्पल दिए, भाई ये जो चीज है ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है ना, और सर्कल की ये विशेषताएं होती है। लेकिन मैंने जब रेक्टेंगुलर को दिखाया तो मैंने दिखाया कि ये सर्कल नहीं होता। देखो क्यों? क्योंकि इसकी टू ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और ये है वो है, ये डिफरेंस है इसमें। तो ये क्या हुआ? नॉन एग्जाम्पल बन गया मेरे लिए। मैंने कॉन्ट्रास्ट में कोई एक चीज बताई जो इससे अलग थी, जो आपका टॉपिक है। इसका उल्टा भी कह सकते हो आप अगर बहुत आसानी से समझना चाहो तो। ठीक है बात। थैंक यू हिमांशु पवार। सेम हियर, आई एम फीलिंग टू गुड। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन, यानी इनमें से कौन सा जो एक तरीका है, स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, वो अर्थपूर्ण अधिगम को या बच्चे मीनिंग मेक कर पाए। देखो ये सबसे जरूरी है कि हम लाइफ से जोड़ पाए बच्चों की लर्निंग को, तभी मीनिंग मेकिंग हो पाएगी। तभी हमें कब याद रहती हैं चीजें? जब वो हमारी जिंदगी से जुड़ जाए। जब मैं आपको एग्जांपल ऐसा देती हूँ जो आपके लाइफ से जुड़े, तब आप उसको याद रख पाते हैं। सिंपल बात है। मीनिंग मेकिंग कब हो पाएगी? जब हम कनेक्ट कर पाए, जब हम एक्सप्लोर कर पाए, जब हमें मौका मिले कुछ जानने का, खुद से रटने का नहीं। तो मीनिंग मेकिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी? इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देना, यानी सूचना का प्रसारण कर देंगे। दंडात्मक उपायों का प्रयोग, तो दंड का तो प्रयोग आप कर ही नहीं सकते, आरटीई में साफ साफ बैन है, कॉर्पोरल पनिशमेंट आप नहीं दे सकते। ठीक है, वो मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते हम बच्चों को। यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग या फिर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। अब सी ऑप्शन में कई लोग होंगे कंफ्यूज। आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली डी ऑप्शन होगा, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। बच्चों को आप मौका दो ना अपनी सराउंडिंग को एक्सप्लोर करने का, डिस्कस करने का। कुछ इशू है, उसके जो थॉट है वो क्लियर करेगा, एक कॉन्सेप्ट बना पाएगा ये प्रोसेस के थ्रू, एक्सप्लोर करके, अन्वेषण करके और चर्चा करके। यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग मतलब सबके लिए एक टेस्टिंग आपने लगा दी है। बच्चा मशीन नहीं है कि आपने एक स्टैंडर्ड टेस्ट जो है सेट किया और उससे अर्थ निर्माण हो जाएगा। उससे सिर्फ इतना पता लगेगा कि उसको कोई चीज आती है कि नहीं आती। ठीक हो गई बात। सिर्फ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देना जरूरी नहीं है कि वो अर्थ निर्माण हो, वो अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाए उस चीज को। और दंड तो आपको प्रयोग में नहीं लाना, क्योंकि ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। राइट टू एजुकेशन एक्ट साफ साफ मना करता है कि नो मुर्गा मुर्गी बनवाओ क्लास में, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बार देखिए। इन दी कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क चाइल्ड इज व्यूड एज। कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? मतलब रचनावादी जो मॉडल है। रचनावादी कौन है? पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, ब्रूनर हैं। मतलब जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि बच्चा कंस्ट्रक्ट कर सकता है नॉलेज को, ज्ञान का सृजन संभव है। और टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है, शराफत हुसैन फ्रॉम कहां से? असम से। बहुत बढ़िया जी। टेबुला रासा तो बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि बच्चा ब्लैंक स्लेट है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म तो हुआ नहीं। कंस्ट्रक्टिविस्ट तो कह रहे हैं बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है। आप पैसिव बीइंग पैसिव तो बिल्कुल ही नहीं होगा, एक्टिव एक्सप्लोरर होगा, प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। मजेदार आंसर। मिनिएचर एडल्ट नहीं है कि एक व्यक्ति है और उसका छोटा रूप बच्चा है, नकल थोड़ी है बच्चा किसी की। ठीक है बात। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। तो अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो बच्चा एक्टिव है, लिटिल साइंटिस्ट है, पियाजे ने कहा है, एक्सप्लोर करेगा, मीनिंग मेकिंग करेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, समस्या समाधान करता है, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है, जो प्रॉब्लम्स अगर उसको आप दोगे तो वो अपने संज्ञान का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करेगा अपनी उम्र के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। आर टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। भाई अपनी कक्षा में सहकारी अधिगम का प्रयोग करके
एक टीचर के रोल को आप किस तरीके से साबित कर पाएंगे, कौन सी बात ठीक है जब आप कोऑपरेटिव लर्निंग यानी बच्चे एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, कोई समस्या है तो सहयोग कर रहे हैं। इज टू लीव द क्लास एंड लेट चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर ओन, क्लास को ऐसे ही छोड़ दो और वो खुद ही देखते रहे, आपका कोई काम नहीं है। या फिर हिंदी में बताओ, ठीक है दीपक। फिर बी ऑप्शन है इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, मतलब आप सपोर्ट करें और बच्चों को और मॉनिटर करें, देखें कौन क्या कर रहा है और कहां किसको जरूरत है आपकी, ठीक। इज टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैज द ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, फिर आपने अलग थलग कर दिया बच्चों को। इज टू बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर एंड लेट चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट, देखो कंस्ट्रक्टिविज्म हो या फिर कोऑपरेशन हो, बच्चे एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, आप एक फैसिलिटेटर हैं क्लास में, एक सुविधादाता हैं, तो सुविधादाता के रूप में जहां बच्चों को समस्या है या कैसे वो काम कर रहे हैं, जहां सपोर्ट करना है वो सब आप करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को छोड़ दिया कुछ भी करते रहो, ये ऐसा हो जाएगा कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अगर उनको कुछ भी करना है तो वो घर जाके कर लेंगे, या आपकी जरूरत ही नहीं है, फिर बेकार में आप सैलरी ले रहे हैं गवर्नमेंट से, है ना। तो आंसर क्या होगा, इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, आप मॉनिटर कर रहे हो ग्रुप में जो बच्चे कर रहे हैं, कोऑपरेट करके कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि कौन कैसे कर रहा है और कहां उसको मदद की जरूरत है, कैसे सपोर्टिव होना है और कहां बदलाव की आवश्यकता है, क्या वो अच्छा कर रहे हैं, क्या वो एक दूसरे से बेहतर सीख सकते हैं। तो आंसर इसका सिंपल बी ऑप्शन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई समस्या होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। According to Lev Vygotsky, basic mental capacities are transformed into higher cognitive processes primarily through, भाई वाइगॉस्की भी बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञान क्या है, कॉग्निशन क्या है, जिस के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल करके, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके, रीजनिंग का इस्तेमाल करके, इन सब चीजों को यूज करके हम अपनी समझ बनाने का प्रयास करते हैं, प्रयोग नहीं करते। सोशल इंटरेक्शन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात प्याजे करते हैं। अगर आपको याद होगा प्याजे की थियरी हमने पढ़ी थी कुछ दिन पहले, ये बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हुआ और ये स्किनर कहेंगे। एक ही चीज बचती है जिसको सोशल इंटरेक्शन कहते हैं, सामाजिक अन्योन क्रिया कहते हैं, वाइगॉस्की कहते हैं। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइगॉस्की की थियरी भी आप याद कीजिए, नाम क्या है, सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगॉस्की कहते हैं कि बच्चा अपने संज्ञान, अपनी समझ, अपने दिमाग का जो निर्माण है वो किस तरीके से करेगा, समाज और संस्कृति के द्वारा अन्योन्य क्रिया करके, इंटरैक्ट करके, अपने बड़ों के साथ इंटरैक्ट करके उसकी समझ बनती है। एज को इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। तो समाज, कल्चर, मतलब समाज संस्कृति हमारी जो पहले से चली आ रही है वो हमें कुछ चीजें ट्रांसमिट करती है, और तीसरी चीज है लैंग्वेज। इन्होंने भाषा को एक टूल कहा है और इन तीनों चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है बात। तो सोशल इंटरेक्शन से बच्चे की समझ विकसित होगी, ऐसा कहेंगे वाइगॉस्की। प्याजे इसका उल्टा कहेंगे, अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, वो कहेंगे बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, सोशल इंटरेक्शन भी है बट बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट दिए प्याजे ने सोशल इंटरेक्शन को।